नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ट्रम्प का सीज फायर आपने देखा कि ये घोषणा हुई थी कि ट्रम्प का जो सीज फायर है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो 14 दिनों तक चलेगा। और इस्लामाबाद में बातचीत का जो दौर है वो शुक्रवार से शुरू होगा। लेकिन शुक्रवार की बातचीत के पहले ही नेतन्याहू ने इस सीज फायर पर पानी फेर दिया, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। और लेबनान पर इस कदर बमबारी कल हुई है कि 182 लोग उसमें मारे गए, कुछ घंटों में तबाही कर दी लेबनान की। और लेबनान के अगर आप विजुअल्स देखें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बिल्डिंग्स तहस नहस हैं, लोग मर गए हैं। बिल्कुल मातम का माहौल इस समय लेबनान में है। और बिल्कुल उसको एक दूसरा गाजा बनाने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। तो क्या नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर को फेल कर दिया, एक बड़ा सवाल है। ये सीज फायर क्या 14 दिन चल पाएगा? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को तैयार रखा है। इस बीच में ये भी खबरें आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से ईरान ने बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके की बमबारी लेबनान पर हो रही है, तो उस टेंशन को देखते हुए हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। तो ये सीज फायर के क्या मायने हैं, और क्या नेतन्याहू को ये सीज फायर अनएक्सेप्टेबल है? अब ऐसे में ईरान और अमेरिका क्या करेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट संजय कपूर हैं। संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि लेबनान में जिस तरीके की बमबारी कल हमने देखी, जिसमें 182 लोग कुछ घंटे में मारे गए, और जिस तरीके से मारकाट वहां पर देखी गई, क्या ट्रंप को अनएक्सेप्टेबल है? क्या ट्रंप को ये सीज फायर मंजूर नहीं है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं, लेबनान तो इस पीस प्लान का हिस्सा नहीं था, सीज फायर का हिस्सा नहीं था। शायद इस्लामाबाद ने कहा था कि वो हिस्सा है। तो क्या इस्लामाबाद फेल हो गया, या व्हाइट हाउस गलत बोल रहा है? आखिर हुआ क्या इस पूरे सीज फायर को लेकर? और लेबनान में जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, ये सीज फायर कितना कामयाब आपको दिखता है? देखिए, सीज फायर की कामयाबी का पूरा पूरा जो जिम्मेदारी है वो है अमेरिका के ऊपर। ये कराया तो ऐसे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने पर एक एक शब्द का जो चुनाव करा गया वो सिर्फ अमेरिका की मदद से करा गया। अमेरिका ने कहा कि वो चाहता है कि ना सीज फायर हो, चाहे उसका दिखावा हो कि पाकिस्तान ने कराया है। तो अगर इसराइल ने कुछ करा है, इसराइल ने ना, जैसे कि आपने बताया हुआ, जैसा अखबारों में आया है, 182 लोग लेबनान में मरे हैं, और वो पूरी तरीके से उसको बार बार ये रिट्रेट कर रहा है कि क्या नाम है, लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं था। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, और ये संभव है कि इसराइल है ना सबोटाज कर रहा हो। इसराइल ने हरदम है ना अमेरिका की कोशिशों को सबोटाज किया है। वो देखना चाहता है कि वो कितना उनके साथ है ना लिबर्टी ले सकता है, कितना उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो अमेरिका, जैसा कि पिछले प्रोग्राम बता रहे थे एक सज्जन, कि अमेरिका ने 11 फरवरी को एक है ना मीटिंग करी थी सिचुएशन रूम में, जिसके अंदर है ना नेतन्याहू भी थे, ट्रम्प भी थे, और तमाम है ना उनके इंटेलिजेंस के चीफ वगैरह और काफ़ी मुलाजिम थे। बस एक सज्जन नहीं थे जिनका नाम था जेडी वैंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और जो शुरू से इस पूरे इसराइल के दबाव में युद्ध के खिलाफ रहे हैं। वो नहीं थे। उनको अजरबैजान भेजा गया था किसी काम से। तो उस मीटिंग के अंदर एक चीज साबित हो गई कि बार बार नेतन्याहू अमेरिका को प्रेस कर रहे थे कि वो किसी तरीके से वहां पर नेतन्याहू प्रेस कर रहे थे कि युद्ध करने का असली मौका है, रिजीम चेंज करने का मौका है। और बाकी जो मत था इंटेलिजेंस वालों का वो ये था कि इसराइल हरदम यही कोशिश करता है कि है ना किसी तरीके से प्रशासन को घेर कर वो है ना ये प्रभाव डाले और उनके ऊपर दबाव डाले कि किसी तरीके से युद्ध हो जाए। परंतु अभी तक कई सारे प्रशासनों के ऊपर दबाव डाला, पर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। पर जो ट्रम्प है, ट्रम्प को लग रहा था कि बिल्कुल सही एडवाइस दे रहा है ट्रम्प नेतन्याहू। और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तामाझामा पहनाने के लिए कुछ लोगों से पूछा भी कि आपका क्या मत है इसके बारे में, तो उन लोगों ने हाँ कर दी। परंतु जो मतभेद वाले लोग हैं उनको किनारे रखा गया। तो इस तरीके से युद्ध तो चालू हो गया। इस बीच में ये भी सुना गया कि जब भी बात हुई वो करने की, समझौता करने की और सीज फायर करने की, तो उसमें इसराइल ने काफ़ी अड़चनें पैदा करी। एक बार तो ये तक सुना था कि इसराइल ने कोशिश करी थी कि जितने भी ईरानियन मीडिएटर्स हैं
उनको ख़त्म कर दिया जाए अगर वो किसी ने बॉम्ब कर दिया जाए। और ये था कि अगर ये बॉम्ब हो जाएंगे तो चर्चा होगी नहीं, और उसके बाद है ना, ये जो पाकिस्तान की प्रतिष्ठा है वो भी दांव में लग जाएगी। परंतु पाकिस्तान ने ये बात यूएस को बता दी, और यूएस ने तुरंत इनको, इसराइल को कहा कि आप कृपया करके ऐसी चीज़ कोई नहीं करेंगी जिससे कि ना जो भी टॉक्स है वो डीरेल हो जाए, और जो उनको बेलगाम या उनको कंट्रोल में ना रखे सके। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये सब बातचीत तो हुई, और ये भी हुआ कि समझौता हुआ। और अगर आपने गौर किया हो तो पाकिस्तान ने समझौता कराया, उसमें लेबनान का जिक्र था। तो ये उम्मीद थी कि पूरी तरीके से शांति बहाल हो जाएगी। परंतु पाकिस्तान की जो पहल है उसको इसराइल ने पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, नकार दिया। और अब आप देख ही रहे हैं कि वो अपने मर्जी से चल रहा है। उन्होंने 182 तकरीबन ऐसा कर दिया कि जितने भयानक अटैक करें, जो कि उम्मीद भी नहीं करी थी। और ये जाहिर सी बात है कि ईरान ने को लग रहा है कि अगर इसराइल की बेलगाम अपनी हरकतें करता रहा, तो समय की बात है कि वो फिर युद्ध के मैदान में उसको उतरना पड़े। और ईरान नहीं उतरना चाहता, और ईरान को ये मौका मिला है काफ़ी समय बाद पीस रेस्टोर करने का। उसको लग रहा है कि कई सारे उनके काम पूरे हो जाएंगे अगर वहाँ पे शांति, और अमेरिका ने जो कमिट करा है वो भी वहाँ पे काम नहीं, होती लेकिन रही। जो संजय तो ये हॉर्मुज संभव है। स्ट्रेट को लेकर जो खबरें आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है, उसको बंद करने का मकसद क्या है? क्योंकि फिर तो क्राइसिस बनी रहेगी, शांत सीज फायर के बावजूद ये क्राइसिस फिर पनपता रहेगा। मुद्दा यह है कि सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका को, और ये जो ईरान है वो भी किसी तरीके से अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है कि हम हॉर्मूज और जो भी हमारे कमिटमेंट है पूरे नहीं करेंगे। तो जब तक है ना वहाँ पे जैसे होता है कि अग्नि शांत नहीं होगी लेबनान की, तब तक है ना ये पूरी पूरी जो बातचीत चालू नहीं होगी। 10 तारीख से बातचीत चालू होनी है, तो 48 घंटों के अंदर अमेरिका को कुछ ना कुछ ऐसी पहल करनी पड़ेगी जिससे कि इसराइल अब वापस अपनी तलवार बयान में रखे और वापस है ना चुपचाप शांति से देखे। पर इसराइल के जो तेवर हैं वो हरदम इस तरीके से रहते हैं कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका के बिना इसराइल जीरो है। तो जो भी कुछ कर रहा है तो उम्मीद करा जाता है कि अमेरिका का भी इसमें कोई ना कोई मकसद पूरा हो रहा होगा, कोई है ना उनका ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद ही वो सब ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसराइल की जो शक्ति है, जो जो भी इस तरीके से हैसियत है, वो सिर्फ है ना अमेरिका के चक्कर में है। अगर आपको गौर करें तो एक किताब लिखी थी जॉन मेयर शाइमर ने, उसका नाम था इजरायली लॉबी। उसका एक ड्रिफ्ट यही था कि इसराइल जो भी करता है दिखाता कहीं ज़्यादा है कि वो अमेरिका के लिए कर रहा है, बनस्पत करता कुछ नहीं है। और उसकी कोशिश रहती रहती है कि किसी तरीके से वो अमेरिकी की फॉरेन पॉलिसी वो पूरी तरीके से प्रभाव डाले, जिससे कि उसके काम पूरे हो जाएं और उसका जो वर्चस्व है उस इलाके में बरकरार रहे। तो वो अपने आप में जॉन मेर्शमाइमर को बहुत ज़्यादा बदनामी कर उन लोगों ने दी, और उसको काफ़ी किनारे रखा, परंतु उनकी बात से लोग बात असहमत नहीं है। लेकिन संजय, जिस तरीके से कॉन्डेमनेशन आ रहा है हर कंट्री की तरफ से, चाहे वो स्पेन हो, चाहे स्पेन के वहाँ के जो नेतृत्व है, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, रेड क्रॉस हो, सब ने लेबनान पर ये जो बमबारी हुई है उसको कंडेम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी भी नहीं आई है। वो जैसे ईरान के युद्ध के दौरान बिल्कुल चुप थे। अब नेतन्याहू के सिलसिले में क्या आपको लगता है कि मोदी जी बोलेंगे? देखिए मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी, आप कोई चीज़ भूल गई हैं, इसका जिक्र नहीं हुआ। पर कई जानकार लोग हैं ना, जितने डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से अगर आप बात करें हिंदुस्तान में या बाहर, तो वो का खुल के बोलते हैं कि इंडिया तो I2U2 का सदस्य है। I2U2 तो है इसराइल, इंडिया, यूएई और यूएस, जो चार लोगों का वो था, कॉम्पैक्ट था, जो आईमैक के लिए बनाया गया था, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर को बनाया गया था उसकी देखभाल करने के लिए। तो वो अपने आप में एक कॉरिडोर के लिए ही सलाहकार की हैसियत नहीं है। उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का अरेंजमेंट है वो कहीं ज़्यादा गहरा है। और वो I2U2 के चक्कर में हिंदुस्तान कुछ कोशिश नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, हमारे प्रधानमंत्री गए थे इसराइल युद्ध से 2 दिन पहले। अभी तक ये साफ बात नहीं हुई है कि क्या क्यों गए थे, परंतु कई लोगों ने जो कयास लगाई है वो ये है कि जो भी गए थे उसका लिंक युद्ध से था। क्या युद्ध से था कुछ पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पता था कि ईरान पे अटैक होने वाला है, कुछ को लोग कह रहे थे उनको ये भी पता था कि ईरान क्या करेगा। तो कुछ इस तरीके के कई सारे
ऑब्जर्वेशंस आए हैं, परंतु अपने आप में कुछ किसी को पता नहीं कि क्यों गए थे वो। सच ये है कि वो गए थे और उनको जाने का कोई वजह नहीं थी। अगर उनकी नहीं, हिंदुस्तान की लेकिन विदेश नीति सारे और तो विदेश। नेता संजय अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो जो कि चुनाव में सत्ता में रहने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। उधर अमेरिका अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। पिस रहा है इसमें ईरान, लेकिन ईरान ने इसमें प्रूव करके दिखा दिया कि भाई उसके पास क्षमता ताकत सब कुछ है और अस्तित्व की ताकत है, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकता है, और पूरे देश ने और देश के सारे नागरिकों ने दिखाया। लेकिन राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए मोदी जी क्यों नहीं कुछ कर रहे? अगर वो युद्ध के पहले इसराइल मिलने चले गए थे तो मोदी जी की कितनी आलोचना हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि भाई जो भारत की आवाज है वो खो चुकी है, मोदी जी ने अपना स्टैचर खो दिया है। तो कम से कम अपने स्टैचर को वापस लाने के लिए, भारत की आवाज को वापस लाने के लिए वो इसराइल तो जा सकते हैं। क्या मोदी जी इसराइल अब दोबारा जाकर और नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि भाई ये बंद करो ये सब, इसकी वजह से हमको भी कितना झेलना पड़ रहा है पर्सनल लेवल पर भी, और हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो तो तबाह हो ही रही है इस क्राइसिस की वजह से। नीलू जी, उसके लिए इजराइल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो यहीं से स्टेटमेंट दे सकते हैं, वहां जाने बिल्कुल। का जाकर क्या करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, परंतु वो करेंगे नहीं। वो अभी तक है ना, उनको जो भी फायदा हो रहा है वो खामोश रह के हो रहा है। वो ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे कि उनके मित्र नाराज हों। देखिए, मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान इस समय ब्रिक्स का सरगना है, वो लीडर है। और इस समय एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस करने वाला है आने वाले महीनों में। ईरान भी इस ब्रिक्स का सदस्य है। और भी कई सारे मुल्क हैं, चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है। तीन बड़े मुल्क तो हैं जो कि इसके मेंबर है। और कुल मिला के 11 लोगों का समूह है। तो हिंदुस्तान के पास ताकत थी, अगर ताकत का इस्तेमाल करता या ताकत का कम से कम एहसास करता। वो उसको उसने ब्रिक्स को पूरी तरीके से बना दिया। चाय वो ऐसा कॉफ़ी टी पार्टी बना दिया है, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं दिखाई पड़ रहा। पर लोग बाग उम्मीद कर रहे थे कि ये नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का एक है ना वेरिएशन होगा। हिंदुस्तान ने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो कि नेहरू ने चालू किया था उसकी तो धज्जियां उड़ा दी। अब कोई परवाह नहीं करता। हमारे पास एक पूरी एक है ना वो थी, हिस्ट्री थी उसके पीछे एक विरासत मिली थी। उसकी हमारी कोई चर्चा नहीं करते। तो आप है ना उम्मीद करती है कि ना हम इसराइल के खिलाफ बोलेंगे? हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा दिल हमारा दिमाग उन्हीं के साथ है। हमारी जो पूरी पूरी कोशिश है किसी तरीके से हम खिसक जाएं। अगर उम्मीद कर रहे थे कि जो तेल और हमारी जो समस्याएं हैं अमेरिका ही सुलझाएगा, जो कि कर रहा है कुछ हद तक, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा है। जब उसने इंडिया को रूस से अलग करने की कोशिश करी तो हम अलग हो गए। अब जब जोड़ा तो फिर वापस जुड़ गए। जो भी जो कहता है कि ऊपर बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। उसने वेनेजुएला से तेल लाने की बात करी। उसने जो प्रेसिडेंट है वहाँ की रोड्रिगेज, उससे बात करवाई। सब चीज़ें तो हुई हैं ना। तो हिंदुस्तान को लगता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के साथ है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे माहौल, कहते हैं ब्रिक्स का क्या होता है, हिंदुस्तान की राजनीति फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, और किस तरीके से इस बड़ी मुश्किल दौर से निकलेगी। अगर वो जो जैसा रास्ता पकड़ा है उसी तरीके से चल रही है तो मेरे ख्याल से यही चलता रहेगा। परंतु अब है ना स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि नई ताकतें उभर आई हैं। लोग बाग तो ये कहने लगे कि ईरान एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बन के उभर रहा है। और उस माहौल के अंदर अगर अगर फिर से युद्ध नहीं होता है तो संभव है कि बहुत बड़ी ताकत उभर के रूप में उभर के आए। और अगर आता है तो मैं बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान को कई सारी चीज़ें फिर से अडेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पाकिस्तान मीडिएटर की तरीके इस्तेमाल करें अमेरिका ने। और इस मीडिएशन और एक मध्यस्थ की तरीके से उसकी भी कई सारी ताकतें आ गई हैं। सऊदी अरेबिया के करीब है, चीन के करीब है, टर्की के करीब है। इन तीन चार बड़े मुल्कों के करीब होने की वजह से उसकी हैसियत खासकर डिफेंस इंडस्ट्री के मुतालिक काफ़ी बढ़ गई है। तो अब नए माहौल के अंदर हिंदुस्तान को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा कि जो I2U2 है उसके साथ जुड़े रहें, कि उससे भी मध्य उससे अलग हो गए किसी तरीके से तटस्थता फिर से अख्तियार करें। हम्म। नहीं, लेकिन संजय, लेकिन अब जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और लेबनान को भी तहस नहस करने की कोशिश हो रही है, बार बार नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल की बात करते रहते हैं, तो क्या आप जिस तरीके से गाजा को तहस नहस किया है, अब लेबनान को भी उसी तरह से तहस नहस करेंगे नेतन्याहू? और नेतन्याहू को कोई मतलब नहीं है कि ईरान और अमेरिका आपस में क्या कर रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू ने एक बात का एहसास हो गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, शक्तियां पूरी तरह के नपुंसक हैं। वो किसी भी चीज़ में कोई भी तरीके से रोकने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका
उनसे तारीफ तो करता है, पर उनको कुछ कभी कभी रोकने की कोशिश करता है, जैसे इस वाले मामले में रोकने की कोशिश कर रहा है। लेबनान वाले इशू पे हल्के सुरों में कर रहा है, खुल के नहीं बोल रहा है। परंतु वो उम्मीद करते हैं कि जो चाहेंगे वो कर देंगे, क्योंकि गाजा में सबसे बड़ा, आप सोचे कि हत्याकांड हुआ, 70,000 लोग जेनोसाइडल उसमें अटेम्प्ट मारे गए, और कोई भी दुनिया की ताकत ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करी। जब उससे निकल गए तो उनको लगता है कि यहाँ पे भी कर लेंगे। लेबनान तो एक पला पूरा सा मुल्क था जिसमें सब चीज़ था, सब चीज़ ठीक थी। परंतु अब उसमें बम मार के उसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी गाजा गाजा की शक्ल में तब्दील कर दें। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। परंतु दुनिया की जो जिस तरीके से दुनिया ने आवाज़ खो दी है अपनी, जब तक वो आवाज़ वापस नहीं आती, इस तरीके के जो अत्याचार हैं और जो जुल्म है वो चलता रहेगा। ये भी खबरें आ रही थी कि अमेरिकन ट्रूप्स और उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके जो सोल्जर्स हैं वो सब रेडी हैं कि अगर जरूरत पड़े, और उन्होंने अभी आसपास के ही ईरान के इलाकों में अपने ट्रूप्स को रखा है। आपको लगता है कि वॉर अब फिर से उस तरीके से युद्ध एस्केलेट हो सकता है जैसे कि पहले हुआ था? मुझे तो बहुत आश्चर्य होगा कि इस तरीके से युद्ध फिर वापस चालू होता है, हो सकता है। क्योंकि देखिए, मेरा मानना यह है कि कुछ समझौते हमारी नज़रों से पहले हो चुके हैं। एक समझौता अमेरिका और ईरान के बीच में हो गया है, कुछ हद तक एक बहुत ही बेसिक लेवल का, कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, इस पूरे युद्ध की वजह से सबसे बड़ा नुकसान तो ट्रम्प को हो रहा है। वहां पे तकरीबन हर संस्था चाहती है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं श्री ट्रम्प या तो इम्पीच करे जाएं, या इनको हटाया जाए, या इनके साथ ऐसा करा जाए कि ये फिर से ना हो। उनको लगता है कि अमेरिका की जो बेइज्जती इन्होंने करी है उसको फिर से ठीक नहीं कराया जा सकता। हर संस्था इस बारे में काफ़ी क्लियर है इस मामले में कि इनको हटाना चाहिए। और इनको जो भी फायदा मिलना था पिछले सेशन के बाद, पिछले टर्म के बाद, वो उनको फायदा सब उन्होंने उड़ा दिया। तो आज की तारीख में जब तक है ना वो फिर से कुछ ना कुछ नहीं करते, उनकी मागा जो मेकिंग ग्रेट अगेन वाला जो पूरा ग्रुप है, जिसकी नाम ले लेके सब लोग दुहाई देते हैं, वो काफ़ी हद तक वो भी है ना काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी उनके ऊपर दबाव डाल रही है, मोदी ट्रम्प के साहब के ऊपर, कि किसी तरीके से फिर से लाओ, क्योंकि ये संभावना है कि कई सारे ऐसे इलाके जो कि हरदम रिपब्लिकन हुआ करते थे वो तक डेमोक्रेट्स के पास खिसक के जा रहे हैं। और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है रिपब्लिकन पार्टी के लिए और ट्रम्प के लिए। तो ऐसे सूरत हाल में कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। और इसको देखते हुए इनको फिर से, मेरे ख्याल से कोशिश करनी होगी कि युद्ध फिर से ना करना पड़े। लेकिन अब ईरान भी कब तक चीजों को कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि ईरान भी कभी ना कभी तो अटैक करेगा ही, अगर इस तरीके से नेतन्याहू लेबनान पर अटैक करते ही रहते हैं। और अभी कितना और ज्यादा तीव्र होंगे ये सारे हमले, ये पता नहीं है। तो ईरान कब तक अपने आप को रेस्ट्रेन कर पाएगा? देखिए, ईरान की अपनी बहुत गंभीर समस्याएं हैं, उनके साथ काफ़ी नुकसान हुआ, उनकी सब यूनिवर्सिटी खंडित कर दी गई, उनके ब्रिज तोड़ दिए गए। उनके यहाँ काफ़ी नाराज़गी है, पहले भी नाराज़गी थी, ऐसी बात नहीं कि नाराज़गी नहीं थी। पूरी क्लर्जी से, कहाँ वहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग और जितने भी हैं सब है ना काफ़ी उद्विग्न थे। जैसी शांति बहाल होगी, फिर वो तमाम तनाव फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो ईरान के तो हित में है कि वॉर चलती रहे कुछ हद तक, इससे कि सब जितने भी समस्याएं हैं उनको काबू में रखें। परंतु वॉर से उनका भी नुकसान हो रहा है, उनको हर तरीके से गौर कर रहे हैं। तो एक अजीब सी असमंजस की स्थिति में ईरानी सरकार भी है, किस तरीके से निकलती है देखने वाली बात है। परंतु जो लेबनान ने इस क्राइसिस क्रिएट क्रिएट करी है, वो है ना संभावना भी है, और उसकी वजह से समस्याएं भी हैं खड़ी हुई हैं। तो ईरान के ऊपर ये मेरे ख्याल से निर्भर करेगा क्या किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि ये जो सीज फायर था ये केवल दिखाने के लिए था, एक फेक सीज फायर था। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? मैं कहीं पर पढ़ रही थी, उन्होंने कहा दिस इज ऑल अ फेक सीज फायर। तो फेक सीज फायर का मतलब क्या है? क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं? फेक सीज फायर का मतलब ये है कि अगर है ना इसराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है। अगर है ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी तलवार की नोक धुआंधार पे बैठा हुआ है, सब चीज वैसी स्थिति है, जरा सा भी एक चिंगारी से ही पूरी सब्जी उड़ सकती है, वो फेक ही है। परंतु मैं एक चीज मानता हूँ कि दोनों साइड चाहती थी किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, और अमेरिका भी उतना ही चाहता था। अगर गौर करें तो काफ़ी परसों सब शाम तक काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे
कि अमेरिका हर तरीके से कोशिश करे। इनफैक्ट ईरान ने रणनीति अलग अपने अख्तियार कर रखी थी कि उसने कोशिश दिखाया था कि वो लड़ने के लिए तैयार है, पर लड़ने को तैयार एक सीमा के आगे नहीं था। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास जो सैन्य शक्ति है वो कहीं किसी के साथ कितनी किसी के पास नहीं है, कहीं ज़्यादा है। वो काफ़ी नुकसान करने की स्थिति में था, और वाकई है ना, 4 घंटे के अंदर उस काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर सकता था। खौफ ये था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ना करे, पर उसने मेरे ख्याल से सबको आश्वस्त कर दिया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं करेगा। परंतु मेरे ख्याल से स्थिति अभी भी काफ़ी गंभीर है। कोई किसी के साथ किसी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर बातचीत को आगे बढ़ने दिया तो हो सकता है कि इसमें से अच्छे नतीजे निकलें, परंतु इसराइल नहीं चाहता कि उसके ऊपर से जो कंट्रोल है निकल जाए। क्योंकि सबसे अहम चीज़ इसराइल समझता है कि अगर शांति बहाल हुई और ईरान के ऊपर सैंक्शन हट गए, तो ईरान उस इलाके की सबसे बड़ी शक्ति इस तरह उभर के आएगा। इतनी बड़ी शक्ति कि इसराइल भी है ना उससे पस्त हो जाएगा, उससे एक्लिप्स हो जाएगा। और वो नहीं चाहता है कि अपना वर्चस्व खोए। लेकिन संजय, अब बस मेरा ये आखिरी सवाल है कि हम क्या माने कि क्या ये युद्ध का अंत है या नहीं है, क्योंकि शांति तो कहीं से दिख नहीं रही है, और लेबनान में जिस तरीके से कल बमबारी हुई है, हम क्या माने कि ये युद्ध का अंत हुआ या नहीं हुआ, या फिर खाली हम ये कहें कि प्लेयर्स बदल गए अब और नेतन्याहू प्रिवेल कर रहे हैं, नेतन्याहू डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए, युद्ध असली में तो ईरान और अमेरिका के बीच में तो युद्ध था, और जो कि प्रोवोक कराया इसराइल नेतन्याहू। ने। इसराइल तो साइड थ्रो दिखा कर रहा था। तो असली अगर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध खत्म हो गया तो उम्मीद करी जाती है कि कहा जाएगा युद्ध खत्म हो गया। और संभव है कि अगर ज़्यादा दबाव डाला जाए अमेरिका के ऊपर कि ये पूरी तरीके से गड़बड़ कर रहा है, तो संभव है कि ईरान के क्या नाम इसराइल के ऊपर दबाव पड़े, अमेरिका का कि ये युद्ध बंदे को रोक दे और नुकसान ज़्यादा ना करे। परंतु उसके लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका की हर बात इसराइल नहीं मानता। क्योंकि इसराइल के पास कई सारे ऐसे यू कैन से लेवरेजेस हैं जिसकी वजह से वो अमेरिका की बात पर, कुछ लोग कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ और हैं। परंतु अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल के ऊपर आश्रित है, या जो भी कह लीजिए, अब से नहीं बहुत ज़माने से उनकी बात वो सुनता है। सुनने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही कमिटेड रहता है। चलिए, तो देखना होगा बहुत कि बहुत हाँ, देखेंगे कि ये पूरी चीज अब आगे कैसे बढ़ती है, और सीज फायर क्या ये 14 दिनों तक चल पाता है, और उससे भी बड़ी चीज कि लेबनान में किस तरीके से जो तबाही का मंजर दिख रहा है इस समय, ये कितना लंबा चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। थैंक यू सो मच।